दोस्तों, वे टू लर्न में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करते हैं भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के बारे में। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे ताकि बीपीएससी में किसी भी एंगल से क्वेश्चन पूछे आपका छूटने की बात नहीं है। हालांकि आज परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम पार्ट 1 में बताने जा रहा हूं। इसमें सिर्फ और सिर्फ चरण में चर्चा करूंगा। जो नेक्स्ट होगा इसमें क्या क्या कठिनाई हुआ परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में, इसके लाभ और हानियां क्या क्या है, सभी पे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम। सबसे पहले तो इस पे हम लोग देखते हैं कि बीपीएससी में कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछे हुए है। तो क्वेश्चन इस पे बनता है, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए इसकी सार्थकता बतलाएं। मतलब परमाणु ऊर्जा जो कार्यक्रम है उसका उल्लेख करते हुए वो कहां तक सार्थक है या नहीं है वो बताए, और इसके विकास में आपका क्या मत है। तो ये क्वेश्चन इसमें बन सकता है। तो दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर आप लोग दबाइएगा ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आपके तक सबसे पहले पहुंच सके। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितना अधिक से अधिक हो सके आप लोग शेयर कीजिए और कमेंट कर बताइए कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है। तो हम लोग चलते हैं भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि परमाणु ऊर्जा है क्या और कहते किसको है। तो परमाणु ऊर्जा वह ऊर्जा है जिसमें नियंत्रित यानी गैर विस्फोटक नाभिकीय अभिक्रिया से उत्पादन किया जाता है या उत्पन्न किया जाता है। तो परमाणु ऊर्जा वह ऊर्जा है जिसमें नियंत्रित यानी गैर विस्फोटक, जहां विस्फोट नहीं होता है, नाभिकीय अभिक्रिया से उत्पन्न किया जाता है, उसी को हम परमाणु ऊर्जा कहते हैं। परमाणु ऊर्जा का विकास हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का भारत सरकार द्वारा गठन किया गया था। ठीक है, तो परमाणु भारत में नाभिकीय ऊर्जा की संभावनाओं का ये पता लगाने तथा उसके विकास में दिशा निर्धारण करने हेतु तो इसका गठन किया गया था। ठीक है, फिर 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की ही स्थापना किया गया। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 ईस्वी में किया गया। फिर एनपीसीआईएल यानी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत में सभी नाभिकीय, जितना भी भारत में नाभिकीय विद्युत संयंत्र का स्वामित्व तथा उसके निर्माण एवं जितने भी प्रचालन है, इसका दायित्व एनपीसीआईएल के पास है। ठीक है, जितने भी भारत के पास नाभिकीय विद्युत संयंत्र का स्वामित्व तथा उसके निर्माण एवं प्रचालन का दायित्व अभी भारत सरकार ने एनपीसीआईएल को दिया है, यानी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को दिए हुए है। ठीक है, भारत सरकार का लक्ष्य है 2032 यानी 2032 तक 64,000 मेगावाट यानी 64,000 मेगावाट परमाणु विद्युत उत्पादन करने का भारत सरकार का लक्ष्य है। वहीं भारतीय परमाणु ऊर्जा के जनक होमी जहांगीर भाभा ने 1954 में 3 चरणों वाले दीर्घकालिक नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम की एक रूपरेखा प्रस्तुत की थी। यही रूपरेखा के अनुसार भारत का जो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है वो आगे बढ़ा है। जो होमी जहांगीर भाभा थे इसकी रूपरेखा प्रस्तुत करने वाला, इन्हीं के रूपरेखा के अनुसार भारत की परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम अभी तक चलते आया है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहला प्रथम चरण को देखते हैं। प्रथम चरण में तापीय भट्टियों के निर्माण पे जोर दिया गया था। प्रथम चरण में तापीय भट्टियों यानी थर्मल जो रिएक्टर था के निर्माण पर जोर दिया गया था, जिसमें ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। तो यूरेनियम जो उस समय के लिए था या वर्तमान में भी भारत के लिए बहुत महंगा साबित होता है। इस चरण की शुरुआत जो था यूएसए से 1969 में 2 नाभिकीय संयंत्र खरीदकर तारापुर जो महाराष्ट्र में है स्थापित किया गया।
तारापुर महाराष्ट्र यानी मुंबई में स्थापित किया गया। इसमें परिष्कृत यूरेनियम का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता था। परिष्कृत यूरेनियम का जो था ईंधन के रूप में किया जाता, परंतु इन इकाइयों में आयातित संवर्धित यूरेनियम के उपयोग तथा इसके जो प्राप्त करने में जो कठिनाइयां उत्पन्न हुई, वो कठिनाइयां के बावजूद फिर क्या हुआ कि कनाडा के डिजाइन पर आधारित दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर यानी PHWR तकनीक का यहाँ पे प्रयोग होने लगा। जो यूएसए से मंगवाया गया वो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ने लगा और मंगवाने में भी कठिनाई वहां पे होने लगा, जिसके कारण कनाडा से आयातित PHWR यानी भारी जल रिएक्टर का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, PHW का तो इसमें क्या था, इसमें ईंधन के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम और मंदक के रूप में शीतलक का प्रयोग किया, मंदक और शीतलक के रूप में भारी जल और परिष्कृत यूरेनियम का प्रयोग किया जाता था। कनाडा वाला में भारी जल और इसमें परिष्कृत यूरेनियम का प्रयोग किया जाता था। तो ये चीज देख लीजिए हम लोग प्रथम चरण में क्या क्या गतिविधि से आगे बढ़ी इंडिया। इसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे ईंधन इसमें क्या क्या लगता था और ईंधन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ईंधन हम लोग देखते हैं कि ईंधन सबसे पहले तो ईंधन को दो देखे हम लोग, एक प्राकृतिक और दूसरा परिष्कृत ईंधन देखे। तो प्राकृतिक और परिष्कृत ईंधन जो है उसके बारे में हम लोग अलग अलग चर्चा करेंगे और इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि प्राकृतिक और जो परिष्कृत यूरेनियम है इसमें कितना % हिस्सा होता है। तो प्राकृतिक जो ईंधन है उसको 92U238 ये गैर विखंडनीय है, जबकि परिष्कृत जो ईंधन है वो 92U235 ये विखंडनीय है। ठीक है, इसी के जो प्राकृतिक जो ईंधन है उसकी भागीदारी 99.3% है। जो समझिए 99.3% है वो प्रथम चरण में इसकी भागीदारी है, जो बहुत ज्यादा है। परिष्कृत जो ईंधन है उसकी भागीदारी मात्र 0.7% है। 0.7% इसी को इंडिया में लाया जाता था, जो बहुत ज्यादा है कॉस्टली पड़ा। ठीक है, इसको भी हम 3 चरणों में बांट करके देखते हैं। पहला हो गया LEU यानी लो लेवल इनरिच्ड यूरेनियम। लो लेवल इनरिच्ड यूरेनियम ये 5% तक मिलता है। वहीं MEU मीडियम इनरिच्ड यूरेनियम ये 5 से 90% तक इसका रोल है। और HEU यानी हाई लेवल इनरिच्ड यूरेनियम ये 90% से अधिक मिलता है। तो ये जो है ये बहुत महंगा पड़ता। परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए उपयोगी तथा NPT पर हस्ताक्षर देशों के साथ व्यापार की अनुमति ये सबको है, सभी के साथ नहीं है। यानी ये जो है वो जिस पे NPT पे हस्ताक्षर है उन्हीं के साथ व्यापार करने की अनुमति है। वही भारत के पास यूरेनियम परिष्करण की जो तकनीक ही नहीं है, यूरेनियम परिष्करण की तकनीक भारत के पास नहीं है। ठीक है, भारत में जो कार्यरत 21 नाभिकीय रिएक्टरों में से 3 में परिष्कृत यूरेनियम एवं 18 में प्राकृतिक यूरेनियम का प्रयोग होता है। 18 में प्राकृतिक जबकि 3 में ही परिष्कृत यूरेनियम का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे है कि ये जो प्रकरण है और ये जो प्रक्रिया बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। विखंडक के लिए मंद न्यूट्रॉन का इसमें उपयोग किया जाता है और मंदक के रूप में भारी जल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ग्रेफाइट का भी उपयोग किया जाता है मंदक के रूप में। और नियंत्रण के रूप में कैडमियम तथा बोरोन की छड़ का उपयोग द्वारा श्रृंखला जो अभिक्रिया है उसको नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, भारत में जो 2030 तक 22,480 मेगावाट परमाणु ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक
22,480 मेगावाट यूरेनियम जो परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया। अब हम लोग समझते हैं कि प्रथम में ये बाधा क्या क्या, प्रथम चरण में क्या क्या बाधा उत्पन्न हुआ या बाधा क्या है। सबसे पहले तो इसमें विदेशी सहयोग सबसे बड़ा बाधक है कि विदेशी सहयोग कभी भी यूएसए चाहे कनाडा इसको रोक सकते हैं या मौका पड़ने पर रोके भी हैं। ठीक है, सुरक्षा के प्रति आशंका भी जताई जाती रही है। भारत एंड यूएसए जो है 1, 2, 3 यानी 123 समझौता इस पर सुने होंगे। 2010 में नाभिकीय उत्तरदायित्व अधिनियम भी बनाया गया था। तो ये सब इसमें बहुत ज्यादा बाधा प्रथम चरण में है। ठीक है, हम लोग द्वितीय चरण के बारे में चर्चा करते हैं। द्वितीय चरण जो है, द्वितीय चरण परमाणु ऊर्जा विकास के द्वितीय चरण में ऐसी प्रौद्योगिकी के विकास का लक्ष्य रखा गया जिसमें प्रथम चरण के दौरान स्थापित रिएक्टरों के अपशिष्ट ईंधन का प्रभावकारी उपयोग कर सस्ती दर पर परमाणु ऊर्जा का उपयोग किया जा सके। यानी जो भी अवशिष्ट निकला प्रथम चरण में उसी का प्रभावकारी ढंग से इस तरह से उसको संशोधित किया गया, अपशिष्ट को, वही ईंधन जो अपशिष्ट बचा उसी अपशिष्ट को शोधन कर करके और यहाँ पे ऊर्जा के रूप में काम लिया गया द्वितीय चरण में। ठीक है, यह चरण तीव्र प्रजनन तकनीक यानी FBRT आधारित है। इस चरण के ईंधन के रूप में जो है प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है। ईंधन के रूप में प्लूटोनियम और यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। इस जो ईंधन के रूप में प्लूटोनियम और यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, इस हेतु भारत में जो है क्लोज साइकिल या रिसाइकल तकनीक अनुसंधान प्रारंभ किया गया था, जिसके तहत अपशिष्ट ईंधन से U-238 और Pu यानी प्लूटोनियम 239 को अलग करना तथा इनका जो था पुनर्प्रयोग करना था। इस तकनीक वाले रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्लूटोनियम और यूरेनियम का प्रयोग किया गया है। तो ये समझ सकते हैं कि द्वितीय जो चरण है, द्वितीय चरण में कुछ हद तक भारत के लिए ये अच्छा था। ठीक है, क्लोज साइकिल या रिसाइकल तकनीक का प्रयोग कर अपशिष्ट ईंधन से U-238 और Pu-239 को अलग करना तथा इसका पुनर्उपयोग करना इसका लक्ष्य था। शीतलक के रूप में तरल सोडियम का प्रयोग किया गया और मंदक की इसमें जरूरत नहीं है। द्वितीय चरण में मंदक की जरूरत नहीं है। यहीं पर देखिए अगर 1971 इसमें कलपक्कम में ICAR की स्थापना किया गया। कलपक्कम में ICAR की स्थापना किया गया जो गांधी अनुसंधान केंद्र। वर्ष 1985 में कलपक्कम में 40 मेगावाट क्षमता का अनुसंधान रिएक्टर जो विकसित किया जा चुका है। ठीक है, तो दूसरा जो तकनीक है, इसका मुख्य जो तकनीक है प्लूटोनियम, भारत में परमाणु बम के लिए भी प्लूटोनियम जो है भारत में परमाणु बम के विकास के लिए भी सहायक है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि प्लूटोनियम जो है भारत के विकास के या परमाणु बम के विकास के लिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें भी बहुत ज्यादा जोखिम है क्योंकि द्रव सोडियम जल एवं वायु के साथ तीव्र विस्फोट करता है, जिसमें बहुत बड़ा जोखिम है। रिएक्टर की लागत जो है ज्यादा होती है और प्लूटोनियम जो होती है वो चोरी होने की संभावना भी अधिक होती है। किंतु खतरा के बावजूद 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 2 PFBR की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, कितना भी खतरा फिर भी इसका 2 प्रस्ताव रखा गया था। अब हम लोग तृतीय चरण पर चर्चा करते हैं। तृतीय चरण, यह चरण थोरियम ईंधन पे आधारित है। तृतीय जो चरण थोरियम ईंधन पे आधारित है। ठीक है, थोरियम ईंधन पे आधारित, इसमें थोरियम को प्लूटोनियम के साथ मिलाकर उपयोग में लाया जाता है। प्लूटोनियम के साथ मिलाकर के उपयोग में लाया जाता है। विखंडन का कार्य प्लूटोनियम टूटने से आरंभ होता है तथा इस प्रक्रिया में जो है
U-233 में परिवर्तित होता है और U-233 परिष्कृत यूरेनियम तथा प्लूटोनियम की तुलना में उच्च क्षमता युक्त है। U-233 के विखंडन से उच्च तापमान उत्पन्न होता है और उससे विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं जो U-233 के विखंडन से एक उच्च तापमान उत्पन्न होता है, उससे विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। U-233 का उपयोग कर करके 13 मई 1998 ईस्वी को 1998 ईस्वी को परमाणु बम का भी परीक्षण किया गया था जो 0.2 किलोटन का था। ठीक है, 1996 ईस्वी में कलपक्कम में स्थापित कामनी अनुसंधान के रिएक्टर में थोरियम परिवर्तित यूरेनियम यानी U-233 का ही प्रयोग कर 30 किलोवाट ऊर्जा का उत्पादन किया गया था। तो इससे हम कह सकते हैं कि तीसरा चरण भारत के लिए सर्वाधिक उपयोगी है और ये भारत के लिए सस्ता भी है तीसरा चरण, क्योंकि भारत में विश्व का लगभग 25% से अधिक थोरियम पाया जाता है। विश्व से का लगभग 25% से अधिक थोरियम। तो समझ सकते हैं जो तीसरा चरण है भारत के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि भारत के जो समुद्री किनारे पर पाए जाने वाले जो मोनाजाइट नामक अयस्क पाया जाता है जो थोरियम के एक अच्छा स्रोत माना जाता है। और ये जो मोनाजाइट जो पत्थर हो केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आदि जितने भी समुद्र तट है सभी जगह ये पाया जाता है। इससे प्राप्त अनुभव से ये हम कह सकते हैं कि द्वितीय चरण भारत के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के चरण। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के आगे संलयन तकनीक और इससे क्या लाभ और हानि है, सभी पे हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय।